ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज हसनैन और आज हमने बात करनी है रिसर्च डिज़ाइन के मुतालिक। तो बेसिकली ये रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है कि आप पहले से जो है ना वो एक डिज़ाइन सोच के रखते हो कि व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च यू विल बी डूइंग, और उसके मुताबिक आप कौन सी अप्रोचेज को फॉलो करोगे। इसके अंदर जो है वो हम एक हर टाइप की जो है वो पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या चीज़ होती है, क्या जो है वो इसके अंदर मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। ठीक है, हर चीज़ को जब हम साथ साथ कवर करेंगे तो बेसिकली जो है ना ये फाइल, ये जो आपको शो हो रही है, इट इज़ काइंड ऑफ अ रिविजनरी फाइल जिसके अंदर आप चीज़ें समझ सकते हो। अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो आपको एक बार स्लाइड से गो थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ से पढ़ के देन यू कैन गो थ्रू द स्लाइड्स। तो आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम कोशिश की थी एक कॉन्सेप्ट मिल जाए, और अगर आप सिर्फ ये फाइल पढ़ के उसको रीड करके, यानी कि उसको रीड कर लो, आपको एक नॉलेज आ गया आपके पास, इसको याद कर लो। ठीक है, तो इस तरह जब आप लिखते जाओगे तो आपको चीजें जो है ना डिटेल में वहां पे लिखना आ जाएंगी, तो आप वहां पे लिख सकते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स हैं, इसकी बेस पे जो है रिसर्च के डिजाइन होते हैं। तो इनमें जो है सबसे मेजर जो क्लासेस होती हैं वो हमारी टू होती हैं, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल के अंदर अब इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस ये है कि एक के अंदर आप कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं करते। ठीक है, सिर्फ आप उसको ऑब्जर्व करते हो। अगर कोई स्मोकर्स भी आपने देखना है तो आप उन्हें स्मोकिंग पे नहीं लगाओगे, आप लोगे ही स्मोकर्स और उन्हीं को ऑब्जर्व कर लोगे। अगर आपने डायबिटीज पे काम करना है तो आप सिंपल डायबिटीज को लोगे और जो उनका लाइफस्टाइल है, जैसे उनका पैटर्न है, आप उसको देखते हो और उसी के ऊपर जो है वो आप काम करते हो, अपनी तरफ से कोई इंटरवेंशन अप्लाई नहीं करते। दूसरी तरफ हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल के अंदर आप क्या कहते हो कि आप एक प्रॉपर सेटअप लगाते हो। अगर आपने डायबिटीज वाला बंदा लेना है तो आप डायबिटीज के ऊपर कोई इंटरवेंशन करोगे, या आपने कोई मेडिसिन चेक करनी है तो आप मेडिसिन अप्लाई करोगे। ठीक है, तो उस केस में फिर आप एक्सपेरिमेंटल की तरफ चले जाते हो, जहां पे आप अपनी तरफ से दो ग्रुप्स बना के उनको प्रॉपर अपनी तरफ से कुछ चीज ऐड करोगे, एक स्पेसिफिक कंट्रोल फैक्टर होगा। सही है ना। तो जैसे कि इसके अंदर हमारे पास डायबिटीज है तो उसके अंदर चिया सीड्स। ठीक है, आपको पता होगा कि चिया सीड्स वाला एक कॉन्सेप्ट होता है कि चिया सीड आप फिर दोगे, देन यू विल चेक कि डायबिटीज के ऊपर क्या असर आया। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल में क्या है कि हो सकता है आपको पता लगे पाकिस्तानी अवाम चिया सीड बहुत कंज्यूम करती है, ठीक है, एक्सपोज करते हैं, तो यू जस्ट ऑब्जर्व देम कि अगर वो कर रही है तो इनमें क्या चेंजेस हैं। तो वो ऑब्जर्वेशनल, और इधर जब आप खुद अप्लाई करते हो तो दैट इज एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल को हम नॉन इंटरवेंशनल कहते हैं। इसके अंदर मजीद दो टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। अब डिस्क्रिप्टिव क्या होती है? व्हेन, वेयर एंड हु ऑफ द डिजीज। तो बेसिकली ये तीन क्वेश्चंस हैं। अगर आप व्हेन के ऊपर, वेयर के ऊपर, हु के ऊपर दो दो तीन तीन लाइनें भी लिखोगे ना, तो यू विल बी एबल टू आंसर इट प्रॉपरली। सही है। व्हेन कब हुई, डिजीज के मतलब डिटेल लेके आनी है। ऑब्जर्वेशन है, कोरोना के ऊपर आप स्टडी करना शुरू किया, अब आपने क्या किया, उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो यू विल गो फॉर ऑब्जर्वेशनल स्टडी। पाकिस्तान के अंदर कोरोना कितना फैला, तो आपने ना तो कोरोना फैलाना है खुद से, ना ही आपने वैक्सीनेशन करनी है, यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व द। ठीक है, तो उसमें आपने व्हेन कब फैला, वेयर कितने एरिया में फैला, क्या उसकी अकरेंस कितनी थी, कितने लोग अफेक्ट हुए, एंड हु और कौन कौन अफेक्ट हुआ। जैसे हम कहते हैं जी 2019 में जो है वो ये फैलना शुरू हुआ, सपोज करते हैं। ठीक है, और वेयर पाकिस्तान के जो सबसे पहले जब वो जो है ना लोअर एरियाज हैं वहां पे फैला। ठीक है, हु कौन अफेक्ट हुआ, सबसे ज्यादा बूढ़े लोग, बीमार लोग अफेक्ट हुए। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया, आपने लोगों को चेक किया, लोगों से बातचीत की, अपनी तरफ से कुछ नहीं अप्लाई किया। डिस्क्राइब डिजीज अकरेंस इन अ पॉपुलेशन, इंसिडेंस, प्रिवेलेंस एंड सर्वाइवल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी उसमें। डिजीज अकरेंस कितनी, कहाँ कहाँ फैली, कितनी फैली। ठीक है, तो ये आ जाएगी वेयर। इंसिडेंस कितनी फैली, तो ये भी उसमें आ जाएगा कि हु वाज अफेक्टेड, तो आप बता सकते हो कि 50% ऑफ पॉपुलेशन वाज अफेक्टेड। ठीक है, इंसिडेंस प्रिवेलेंस कितनी फैली, ये भी उसी में आ जाता है। एंड सर्वाइवल, कितने लोग बचे, ये भी इसी में आ जाएगा कि डिजीज कितनी फैली, जितने फैले बाकी उनमें से बचे कितने। ठीक है, तो ये वाला सीन होता है। हेल्प इन फॉर्मिंग एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस। एटियोलॉजिकल होती है कॉजेज फाइंड करना। ठीक है, तो अगर आप देखते हो कि इन
दो पॉपुलेशन को कंपेयर करते हो कि पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोरोना ज्यादा फैलता है, अफगानिस्तान के अंदर कम फैला है, तो क्या फर्क आया? ठीक है, तो एटियोलॉजिकल। फिर आप पाकिस्तानी रिस्क फैक्टर्स को पढ़ते हो, आप अफगानिस्तान के रिस्क फैक्टर को पढ़ते हो, एंड देन यू फाइंड के ओके, ये वाले जो रिस्क फैक्टर थे ना, ये पाकिस्तानियों में थे, अफगानिस्तानियों में नहीं थे, इस वजह से पाकिस्तान में कोरोना ज्यादा फैला। ठीक है, तो इस तरह आप क्या करते हो, डिवाइस आउट करते हो कि एटियोलॉजिकल, एटियोलॉजिकल जो है ये कॉज से रिलेटेड, फाइंडिंग द कॉज। सही है, वजह क्या बनी। और यही आगे जब आप इस तरह चीज फाइंड आउट कर सकते हो, उसके बाद आप करते हो हेल्प टू प्लान इंप्लीमेंट एंड इवेल्युएट हेल्थ पॉलिसीज। फिर उसके मुताबिक आप हेल्थ पॉलिसीज बनाते हो कि इन रिस्क फैक्टर्स को हमने जो है ना टैकल आउट करना है। मिसाल के तौर पे आपने देखा पाकिस्तानी पॉपुलेशन ओबीस ज्यादा थी अफगानिस्तानियों की निस्बत, तो इनके अंदर डायबिटीज की अगर मिसाल लेते हैं तो डायबिटीज में इसलिए ज्यादा फैल रही है। ठीक है, तो अब आपका जो पॉलिसी बनेगी, हम डायबिटीज को लेकर चलते हैं कोरोना की बजाय, तो अब आपकी जो है वो पॉलिसी क्या बनेगी, वो ये बनेगी कि अब हमने ओबेसिटी को कम करना है, रेदर देन कि आप कह दो कि चीनी कम करनी है। अगर आपका मेजर कॉज ही जो है वो ओबेसिटी था, या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी था, या चीनी का इस्तेमाल था, तो जो भी आपने मेजर कॉज फाइंड किया, जो आपको उनमें और इनमें डिफरेंस फाइंड हुआ, उनको लेके उसके मुतालिक आप पॉलिसीज बनाओगे, और पॉलिसीज को फिर इंप्लीमेंट करना है। उसके लिए फिर आपको कौन सी रिसर्च जो है वो हेल्प आउट करती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसकी डिटेल, जिसमें आप चीजों की डिटेल निकालते हो। डिस्क्रिप्टिव है और दूसरी तरफ एनालिटिकल है। एनालिटिकल को बाद में देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव की आगे जो है मजीद दो टाइप्स हैं, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। इनके अंदर बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, सिंगल एग्जामिनेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड देन जनरलाइजिंग द रिजल्ट। एक बार एक पॉपुलेशन ली, उसके ऊपर एक रिसर्च की, अगली बार अगली पॉपुलेशन ली। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च करते हो, एक बार आपने निफ्सेट की पॉपुलेशन ली, उन पर रिसर्च की, मैंने उनके उनके ऊपर रिसर्च से मुराद है कि उनका उनका डाटा इकट्ठा किया, उनको एग्जामिन किया। देन आप आगे चले गए डीवीएम में, दोबारा निफ्सेट की तरफ नहीं आए। ठीक है, उसकी अगली बार आप चले गए एग्री साइंसेज में। ठीक है, तो आपने मल्टीपल पॉपुलेशन की सिंगल सिंगल ऑब्जर्वेशंस की, इट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल। और इसके बाद आप क्या करते हो, जनरलाइज करते हो रिजल्ट। जनरलाइज, अब इसने क्योंकि आपने मल्टीपल पॉपुलेशन ली, तो मल्टीपल पॉपुलेशन से आप एक ओवरऑल स्टेटमेंट निकाल सकते हो कि व्हाट द डिफरेंस और व्हाट आर द चेंजेस और व्हाट इज प्रिवेलिंग इन ओवरऑल। सही है, लेकिन इसमें आप कॉज नहीं बता सकते। ठीक है, आपने सिर्फ ये देखना कि क्या फैल रहा है, क्या फैला हुआ है, किस चीज का ट्रेंड है, क्या चीज सबसे ज्यादा फैली हुई है, कौन सा सबसे बड़ा इश्यू है। ठीक है, तो इसके मुतालिक तो आप बात कर सकते हो, लेकिन एटियोलॉजी के मुतालिक आप, अब जैसे क्रॉनिक डिजीज के मुतालिक कितनी डायबिटिक है ओवरऑल आप बता सकते हो डिफरेंट पॉपुलेशन में, लेकिन ये नहीं बता सकते कॉज क्या है, क्योंकि निपसेट वालों का कॉज और होगा, बाकी जो डिफरेंट पॉपुलेशन है उनके कॉजेज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सही है, तो ये चीज उसमें आ जाती है। और लॉन्गिट्यूडनल होते हैं मल्टीपल एग्जामिनेशन ऑन द सेम पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो सेम बार बार जो है ना वो एग्जामिनेशन करना, एक बार किया, उसके बाद आपने दोबारा कुछ एक टाइम के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद दोबारा उसी पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो ऑब्जर्वेशन करनी है, तो दैट इज टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडनल। अब क्रॉस सेक्शन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं। एडवांटेज ये है कि कंट्रोल ओवर सैंपल सिलेक्शन एंड मेजरमेंट, शॉर्ट ड्यूरेशन एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ कोहोर्ट स्टडी। कोहोर्ट स्टडी इस तरफ दूसरी तरफ आएगा, वो मैं बता देता हूँ। और इससे आपको प्रिवेलेंस पता लगता है। एक तो सैंपल सिलेक्शन और मेजरमेंट आपके कंट्रोल में होती है। ठीक है, क्योंकि आप हर पॉपुलेशन में से एक स्पेसिफिक सैंपल कलेक्ट करते हो। ठीक है, ड्यूरेशन कम, और टेल्स प्रिवेलेंस, आपको ओवरऑल बताएगा कि कितना जो है वो एक इशू फैला हुआ है, क्योंकि आप मल्टीपल पॉपुलेशन पे काम कर रहे हो। डिसएडवांटेजेस क्या है कि रेयर डिजीज के लिए नहीं है, हो सकता है क्योंकि आपने छोटी छोटी पॉपुलेशन ली है सेक्टर्स में डिवाइड करके, तो एक पॉपुलेशन में डिजीज सीरियस ही ना हो, और दूसरे में जो है एक आधा केस मिले, तो उसके लिए फिर आप क्रॉस सेक्शनल की तरफ नहीं जाते। ठीक है, डोंट टेल कॉज इफेक्ट रेशियो बोलना है, क्योंकि क्वेश्चन टाइप कर लो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, इसके अंदर दूसरा ये है कि कॉज इफेक्ट रेशियो को ये नहीं बताता। ठीक है, कि कितना किस में, क्योंकि कॉज ही हमें पता नहीं लग रहा है, टियोलॉजी का है ही नहीं, को कंसेप्ट ही नहीं आ रहा, तो उसमें हम ये नहीं बता सकते किसने कौन सी वजह जो है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, और बायसनेस चांसेस इसमें हो सकते हैं कि किसी पॉपुलेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई और दूसरी पॉपुलेशन को, जनरलाइजेशन में, कि अगर कोई बंदा निपसर का, तो उसने निपसर के पॉपुलेशन ज्यादा प्रेफरेंस दे दी कि डाटा रिजल्ट्स को, और दूसरी पॉपुलेशन का रिजल्ट्स को नहीं कंसीडर किया। तो ये होता है टू फाइंड एटियोलॉजी इंसिडेंस हिस्ट्री ऑफ डिजीज, क्योंकि एक ही पॉपुलेशन है, उसी पे मल्टीपल जो है वो एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो एक बार आपने किया, उसके बाद जब नेक्स्ट करोगे, उसके बाद नेक्स्ट, तो आपको कोर्स ऑफ डिजीज भी पता लगेगा कि किस तरह एक पैटर्न होता है, किस तरह जो चीजें चलती हैं। और क्योंकि एक ही पॉपुलेशन पे आप एक ही चीज को स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो इससे आप कॉजेज भी फाइंड कर सकते हो कि क्या कॉजेज बने। अगर आप
ऑब्जर्व करते हो कि उनके अंदर एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर ये रिस्क फैक्टर है और उनमें इस वजह से ये बीमारी फैली है, ठीक है। तो आप क्योंकि एक ही पॉपुलेशन पे काम कर रहे थे तो इस वजह से इसके अंदर जो एटियोलॉजी है या कॉज का फाइंड करना जब वो आसान होता है। क्रॉस सेक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें मल्टीपल पॉपुलेशन थी, मल्टीपल पॉपुलेशन के मल्टीपल कॉजेज होंगे। यहाँ एक ही पॉपुलेशन को आप एक ही तरह से जो है रिलेट करते हो तो इट्स इजियर, ठीक है। तो ये एटियोलॉजी के लिए आता है। और हिस्ट्री ऑफ डिजीज, डिजीज पीछे से कैसे लिंक करनी है, कि वो कैसे फैली, उसके क्या रिस्पेक्टर थे, क्या क्या उसकी सिम्टम्स आई, तो आप एक ही चीज को जो है वो इसके अंदर स्टडी कर सकते हो। तो ये थे ये डिस्क्रिप्टिव के आगे जो है ना फर्दर दो टाइप्स, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, जिनके हमने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़े हैं। उसके बाद हमारे पास आ गई एनालिटिकल। ये डिस्क्रिप्टिव के साथ दूसरी टाइप थी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के अंदर, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। एनालिटिकल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर दो ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे आप कोई भी एक जनरल पॉपुलेशन थी उसको आप ऑब्जर्व कर रहे थे ना, एनालिटिकल के अंदर आप करेंगे ऑब्जर्व भी, लेकिन इसके अंदर दो ग्रुप्स बनाएंगे। एक वो डिपेंड करता है कि आगे फर्दर ऑन टाइप पे डिपेंड करता है कि ग्रुप का क्या, किस तरह ग्रुप्स बनने हैं, सही है। तो दो ग्रुप्स को आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो और फाइंड आउट रिस्क फैक्टर ऑफ अ डिजीज। और उसमें रिस्क फैक्टर हो सकते हैं एक को बीमारी हो, एक को नहीं है, ठीक है। तो आप देखते हो कि इसमें क्यों क्यों हुई और इसमें क्यों नहीं हुई, तो इस चीज को आप डिटेल में देख सकते हो। टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस फाइंड कॉज, ये क्या कर रहा था, हेल्प इन फॉर्मिंग एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस जनरेट कर रहा था, डिस्क्रिप्टिव जो थी रिसर्च ये हाइपोथेसिस को जनरेट कर रही थी, और जो एनालिटिकल है ये उसको टेस्ट कर रही है, ठीक है। इसमें हमारे पास मजीद दो टाइप्स हैं, केस कंट्रोल एंड कोहोर्ट। ये एक मिनट। जो केस कंट्रोल है इसके अंदर क्या होता है कि आप ऐसे दो ग्रुप्स को कंपेयर करते हो कि दोनों के दोनों रिस्क फैक्टर से एक्सपोज होते हैं, लेकिन सिर्फ एक को बीमारी होती है, दूसरे को जो है वो उसकी यानी कि डिजीज नहीं होती। जैसे कि कोरोना आता है तो अब फैसलाबाद की पॉपुलेशन लेते हो तो फैसलाबाद की पॉपुलेशन में सारों को, सारे के सारे फर्ज कर लो जब वो एक्सपोज हुए, बट नॉट एवरीवन गॉट द डिजीज, ठीक है, स्पेसिफिक लोगों को डिजीज हुई। तो रिस्क फैक्टर से सारे एक्सपोज हुए, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में डिजीज आई। तो जब ऐसे दो ग्रुप्स को आप कंपेयर करते हो, स्टडी करते हो, तो दैट इज केस कंट्रोल। इट इज रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव होता है मूविंग बैक, ठीक है। अब बीमारी हो चुकी है तो उससे पीछे को जाते हो तो अच्छा क्या वजह बनी, उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, फिर जाके आप बेसिक कॉज फाइंड करते हो, सही है। तो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है जो केस कंट्रोल होती है, कि इसके अंदर आप जैसे कोरोना हो गया, फिर आप देखते हो कि इन लोगों में ज्यादा जो, क्योंकि रिस्क सारे एक्सपोज हुए थे तो ये कॉमन फैक्टर आ गया सब में, ठीक है। लेकिन जिनमें बीमारी हुई उनमें क्यों हुई, तो उसमें फिर आप बैकवर्ड जाते हो कि ओके वेदर दे वर इम्यून इम्यून वाइज वीक, और उससे भी पीछे चले जाते हो कि उनमें और कौन कौन सी ऐसी वजह थी या ऐसे इश्यूज थे, सही है। तो उसमें फिर आप बैकवर्ड को जाते हो, ठीक है। और एक लिंक बनाते हो पीछे की कंडीशन के, पहले क्या होता था, हुआ क्या था, ठीक है। बैकवर्ड जाते हो। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इजी है, रैपिड है, इनएक्सपेंसिव है, आप फौरन से कर सकते हो क्योंकि आपको कोई इंटरवेंशन नहीं करनी पड़ी, आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जर्व नहीं करना पड़ा, आप स्टडी करते हो बैकवर्ड, ठीक है। आपको उनको लोगों को रख के उसको बाद में देखते नहीं हो। मतलब एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है, एक रेट्रोस्पेक्टिव, इनका डिफरेंस अभी सुन लो। प्रोस्पेक्टिव होती है जिसमें आप आगे को जाते हो, ठीक है। आज की डेट पे आज एक बंदा रिस्क फैक्टर पे है, आप उसमें या खुद से इंड्यूस करने में वो दूसरी तरफ चले जाएगा। रिस्क पे आपको एक बंदा नजर आ रहा है कि ओके एक पर्सन इनएक्टिव भी है, वो शुगर इंटेक भी बहुत ज्यादा कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि वो ये चीजें कर रहा है, तो अब ये रिस्क फैक्टर पे है। अब आप उसको स्टडी करोगे, एक महीना, 2 महीने, 3 महीने लगाओगे, देन आगे चलते जाओगे, और फिर आपको जो है वो आगे जाके पता लगेगा ओके वेदर इट कॉज डिजीज और नॉट, ठीक है। लेकिन जब ये केस कंट्रोल आया तो ये रेट्रोस्पेक्टिव है। रेट्रोस्पेक्टिव होता है कि उसको बीमारी हो चुकी है, आप उससे पीछे चलते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो कि इसमें ऐसा क्या था कि इसको बीमारी हुई, तो इसके अंदर आपका कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ टाइम, थोड़ा सा जो आपने रिसर्च करनी है बस, आपको उसको ऑब्जर्व नहीं करना पड़ा बहुत देर के लिए, ठीक है। नो इम्पैक्ट ऑन सब्जेक्ट एंड नो फॉलो अप नीडेड, अब फॉलो अप नहीं चाहिए। दूसरे प्रोस्पेक्टिव होता है उसके अंदर आपको हर महीने बाद बंदों को बुलाना पड़ेगा उसको ऑब्जर्व करने के लिए या उनके टेस्टिंग करने के लिए, कुछ भी करना है, ठीक है। तो आपको बुलाना पड़ेगा। इसके अंदर कोई भी नहीं, आपने एक बार ले लिया, उसी से जो आपने अपने लिंक निकाल लिया इंटरव्यूइंग के थ्रू, या जो भी मेथड आपने इस्तेमाल किया, डाटा कलेक्ट किया आपने, लेकिन बैकवर्ड गए,
ठीक है। और इसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं अप्लाई करते, ठीक है। वो हो चुका है बीमार, अब आपने इसका कॉजेज पीछे को जाना है। हेल्प टू स्टडी रेयर डिजीज, और जो रेयर डिजीज है उसके अंदर ये हमें करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? बायसनेस, ये एक बड़ा मेजर कॉज है। हर एक में आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा बायसनेस के। जो है वो रिसर्चर जो है वो अपनी मर्जी से कर सकता है। कैन नॉट मेजर इंसिडेंस, और ये फैलाव नहीं बता सकता कितना फैला, ठीक है। आप सिर्फ एक कॉज की तरफ जाते हैं, बैकवर्ड स्टडी करते हैं एक एक पर्सन की। आप ये नहीं बताते कि कितनी ये बीमारी फैली, ठीक है। दूसरी तरफ आ गई। क्या हुआ? क्वेश्चन है। दूसरी तरफ आ गया कोहोर्ट स्टडी। इसमें क्या होता है, ये केस कंट्रोल से कैसे डिफरेंट है कि उसमें तो था ना कि दोनों के दोनों जो है वो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज हुए थे, एक को बीमारी हुई थी। कोहोर्ट में क्या होता है कि इसके अंदर दोनों ग्रुप हैं जिनकी तमाम की तमाम कैरेक्टरिस्टिक सेम है। एज, ठीक है, और वेट हो गया, जेंडर हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, ड्रग्स, मेडिसिन, मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक, सारा कुछ सेम है, ठीक है। लेकिन एक रिस्क फैक्टर को एक्सपोज होता है, दूसरा रिस्क फैक्टर को एक्सपोज नहीं होता, ठीक है। एक जो है वो रिस्पेक्टर को एक्सपोज हो जाएगा, और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, मतलब वो अलहदा हो जाएगा। उसको एक्सपोज ही नहीं, उसको रिस्पेक्टर आया ही नहीं, सही है। तो अभी जाहिर सी बात है, जिसको रिस्पेक्टर आए उसमें फिर बीमारी आई होगी, इसमें जिसमें रिस्पेक्टर ही नहीं आए उसमें बीमारी का क्या कॉन्सेप्ट है? तो रिसर्चर इसमें क्या करता है कि इसमें जो है वो बेसिकली चेक करता है कि जो रिस्क फैक्टर्स आए थे उसका बेसिक इम्पैक्ट क्या आया। दोनों तरफ जेंडर सेम है, ऑक्यूपेशन सेम है, हर चीज सेम है। तो जो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज हुआ उसमें क्या चेंजेस आए, और जो रिस्क फैक्टर को एक्सपोज नहीं हुआ उसमें क्या ऐसी चेंजेस आए, ठीक है। तो वो इस चीज को स्टडी करता है। इसके नीचे एलिमेंट्स है, ये होप से समझ आ गया होगा। इसके नीचे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ कोहोर्ट। इसके अंदर सिलेक्शन ऑफ ग्रुप होता है, ठीक है। ऑब्टेनिंग ऑफ डाटा ऑन एक्सपोजर, कि आप ग्रुप पहले सेलेक्ट करते हो, फिर उसके बाद डाटा जो है वो ऑब्टेन करते हो। सिलेक्टिंग कंट्रोल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप वही होगा जो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज नहीं होता, ठीक है। फॉलो अप है, एंड देन एनालिसिस है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। स्टेप्स क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट एंड ऑब्टेनिंग डाटा बाय आस्किंग देम और एग्जामिनिंग देम, कि आप ग्रुप को सिलेक्ट करते हो, फिर उसके बाद उनसे क्वेश्चनिंग करते हो या उनको टेस्टिंग कर लेते हो, कोई ब्लड टेस्ट हो गया या कुछ भी टेस्ट कर लेते हो, ठीक है, जस्ट टू गेट आउट द इन्फॉर्मेशन। सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप फ्रॉम जनरल पॉपुलेशन, उसके बाद उन लोगों को सिलेक्ट करते हो जो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज ही नहीं हुए, और फिर आप फॉलो अप करते रहते हो, दोनों ग्रुप्स का फॉलो अप करते हो, ठीक है। क्योंकि ये एनालिटिकल है तो इसमें दो ग्रुप्स आएंगे, तो दोनों ग्रुप का फॉलो अप करते हो, ठीक है। और उसमें फिर आप चेक करते हो कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, दैट द वन हु वाज एक्सपोज्ड टू द रिस्क फैक्टर एंड द अदर वन हु वाज नॉट एक्सपोज्ड टू द रिस्क फैक्टर। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाती है, ये तो थी हमारी नॉन इंटरवेंशनल या ऑब्जर्वेशनल स्टडीज जिन्हें हम कहते हैं, जिनके अंदर कोई इंटरवेंशन अप्लाई नहीं करते। दूसरी तरफ है हमारी एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल के अंदर मेनली दो डिफरेंट क्लासेस में आप इनको टाइप्स कह सकते हो। एक होती है रेंडमाइज एंड नॉन रेंडमाइज वाली क्लास, मतलब एक टाइप होती है, और एक होती है फील्ड ट्रायल एंड कम्युनिटी ट्रायल। तो सर ने स्लाइड थोड़ी सी कंफ्यूजिंग यहाँ से कर दी थी, इस वजह से मैंने ऐसे ही बनाई हुई है। लेकिन आप जब आगे मजीद पढ़ोगे, मजीद एमएससी वगैरह एमफिल वगैरह में आओगे ना, तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी इसी तक, यहीं तक क्लियर है हमारा। तो एक्सपेरिमेंटल, इसके अंदर क्या करते हैं कि रिसर्चर दो ग्रुप्स को सिलेक्ट करता है, एक ग्रुप के ऊपर इंटरवेंशन अप्लाई करता है, दूसरे को कुछ भी नहीं कहता। दोनों ग्रुप सेम होते हैं, सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम सारी तमाम की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन क्या होता है, एक ग्रुप के ऊपर इंटरवेंशन अप्लाई होती है और दूसरे के ऊपर अप्लाई नहीं करता वो। तो इसमें हमारे पास एक जो टाइप है वो आती है रैंडमाइज एंड नॉन रैंडमाइज। वो इसमें नहीं लिखी हुई क्योंकि साइड में भी नहीं थी, लेकिन आई थिंक कि वो आनी चाहिए कि इसके अंदर ऐसे दो क्लासेस बननी चाहिए, एक रैंडमाइजेशन की बेस पे और एक साइज ऑफ पॉपुलेशन की बेस पे। अब रैंडमाइजेशन की बेस पे वो या रैंडमाइज कंट्रोल्ड होंगे या नॉन रैंडमाइज होंगे। रैंडमाइज का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर जो रिसर्चर होता है उसे नहीं पता होता कि वो कौन सी पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया उसने, ठीक है। कोई पॉपुलेशन जो है वो जैसे वो करता है कि वो जो है ना पॉपुलेशन एक्सट्रैक्ट होती है, अब उसने इंटरवेंशन अप्लाई करनी है, तो रैंडमली टैग दे दिए जाते हैं लोगों को, जो सब स्टडी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना जितने भी, उन्हें टैग दे दिया जाता है ए बी सी डी, वो कोई और देता है, और फिर रिसर्चर कह देता है कि ए को इंटरवेंशन देंगे, बी को नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरह वो, अब उसमें रेंडमाइजेशन आ जाते हैं ना, रिसर्चर को नहीं पता होता
और जिस बंदे ने टैग दिए उसे नहीं पता कि ए वाला इंटरवेंशन है या बी वाला इंटरवेंशन है जो अप्लाई होगा, ए पे इंटरवेंशन अप्लाई होगी या बी पे। वो रेंडमली सबको टैग दे देता है कि तुम ए तुम बी तुम ए तुम बी, ठीक है। और उसके बाद ए अलग करके बी अलग करके उसके ऊपर जब वो एक पे इंटरवेंशन लगा देते हैं दूसरे पे नहीं लगाते। तो इस तरह जो है ये कंप्लीट ब्लाइंड होता है, वो दोनों को ही नहीं पता होता कि कौन किसको जो है वो इंटरवेंशन अप्लाई करेगा। तो इससे बायसनेस कम हो जाती है। रिसर्चर अपनी मर्जी के लोगों पर रिसर्च नहीं करता, ठीक है, वो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप कहते हो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अगर आप ये चीज नहीं करते, रिसर्चर खुद चूज करता है कि अच्छा इस पे इन इन लोगों पे मैं इंटरवेंशन अप्लाई करूंगा, इन इन पे मैं नहीं करूंगा, तो फिर वो बायसनेस आ जाती है और उसको कहते हैं नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। रेंडमाइजेशन इज अ गुड अप्रोच, ठीक है। और दूसरी इसकी टाइप होती है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, उसमें फील्ड ट्रायल एंड कम्युनिटी ट्रायल है। फील्ड ट्रायल होता है छोटी पॉपुलेशन पे, ये पहले करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था जिसके अंदर हमने कहा था कि ये फील्ड ट्रायल, उसमें भी लिखा हुआ था कि वो कहते हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी जिसे कहते हैं, चेकआउट करना होता है कि क्या आपकी रिसर्च एप्लीकेबल है भी या नहीं, तो उसको कहते हैं फील्ड ट्रायल। और जब आपको पता लग जाता है कि इट इज एप्लीकेबल एंड इट कैन वर्क, तो उस केस में फिर आप क्या करते हो, आप उसके बाद देखते हो कि उस कम्युनिटी लेवल पे चले जाते हो। कम्युनिटी लेवल का क्या सीन होता है कि उसके अंदर फिर आप बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर जाके काम करते हो, ठीक है। बड़ी पॉपुलेशन पे जाके तो जब हायर लेवल पे काम चलता है तो फिर उस हिसाब से वो जो वर्किंग है वो ज्यादा बड़े लेवल पे कर ली जाती है, ठीक है। उसको आप कहते हैं कम्युनिटी ट्रायल। एक इसमें लिखा हुआ है क्वासी एक्सपेरिमेंटल। एवरीथिंग इज सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, ये एक अलग चीज है, एक्सपेरिमेंटल जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये थोड़ा सा इसके अंदर फर्क ये आता है कि इसके अंदर रैंडमाइजेशन नहीं की जाती, सही है। तो वो जो रैंडमाइज किया था मैंने, एक हमने रैंडमाइजेशन की थी और दूसरी नॉन रैंडमाइजेशन की थी, ठीक है। अब रैंडमाइजेशन जो आ गई वो ये, और दूसरी तरफ क्या आ गई, क्वासी एक्सपेरिमेंटल। इसके अंदर नो रैंडमाइजेशन ऑफ सैंपल और एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंट्रोल ग्रुप, इसके अंदर कोई एक चीज मिसिंग होगी, बाकी सारा कुछ रैंडमाइजेशन वाला जैसे ही होगा, प्योर एक्सपेरिमेंटल जैसा। एक चीज का डिफरेंस होगा, और वो क्या होगी, या तो रैंडमाइजेशन नहीं होगी, या कंट्रोल ग्रुप सेपरेट नहीं होगा, या एब्सेंस होगा, ठीक है। इट इज लाइक अप्लाइंग इंटरवेंशन टू वन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन एंड कंपेयरिंग विद जनरल पॉपुलेशन। तो इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं है कि आप उन्हें नहीं कह रहे कि ओके वो अलग है, ठीक है। आप इसमें क्या कहते हो कि एक जनरल एक पॉपुलेशन लेते हो, उसके ऊपर आप इंटरवेंशन अप्लाई करते हो, उन्हें जनरलाइज्ड ओवरऑल पॉपुलेशन से कंपेयर कर लेते हो। अब क्वेश्चन पूछ लो। चला टाइप कर लो क्वेश्चन, आपका आवाज नहीं आ रही। एक्सपेरिमेंटल में ही मैंने कहा था कि एक्सपेरिमेंटल से एक सेपरेट एक टर्म लिखी हुई थी वहां पे, कि अगर आपकी तमाम की तमाम चीजें तो एक्यूरेट है, रेंडमाइजेशन भी हो कंट्रोल ग्रुप भी हो, तो वो तो प्योर एक्सपेरिमेंटल है। एक क्वासी एक्सपेरिमेंटल है जो कि अलग से है, ठीक है। अब अलग से इसमें क्या है कि इसमें कोई एक चीज मिसिंग होती है, या तो रेंडमाइजेशन एब्सेंस होगी, रेंडमाइजेशन की नहीं जाएगी, नॉन रेंडमाइजेशन आ जाएगी, या क्या होगा, कंट्रोल ग्रुप भी प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। वो क्या करेंगे, उसमें एक रिसर्च करेंगे, तो एक सिंगल रिसर्च करके, ठीक है। और मतलब एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन ग्रुप लिया, उस पर काम किया, उसके ऊपर इंटरवेंशन अप्लाई की, और उसको ओवरऑल जनरल टोटल पॉपुलेशन से कंपेयर कर देंगे। टोटल पॉपुलेशन को एज अ कंट्रोल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को एज अ कंट्रोल वो नहीं लेते। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसके ऊपर कोई भी इंटरवेंशन अप्लाई नहीं होती, सही, लगी समझ। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, अब आपने ये देख लो। ये डिफरेंस है इसके अंदर क्या है कि ये एक्सपेरिमेंटल है और ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल के अंदर देखो कि स्टडी पॉपुलेशन, आपने सैंपलिंग की, सैंपल के बाद रेंडमाइजेशन की, रेंडमाइजेशन के बाद स्टडी ग्रुप अलग हो गया, कंट्रोल ग्रुप अलग हो गया। पहले आपने बिफोर इंटरवेंशन, इंटरवेंशन से पहले दोनों का डाटा लिया, ठीक है, सेम टाइम पे, तो अगर तो सेम टाइप ऑफ पीपल थे तो आपने सेम उनका डाटा आएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरवेंशन अप्लाई की, देन दोबारा डाटा कलेक्ट किया। और दूसरी तरफ जब आपने इधर दोबारा इंटरवेंशन, इस तरफ कोई इंटरवेंशन नहीं की, उनका फेस से कलेक्ट किया, ठीक है। और इनका जाहिर सी बात है दोनों का आप क्या करते हो, फिर इनको कंपेयर करते हो, फिर देखते हो वर्ष कि इनके अंदर डिफरेंस क्या आया, ठीक है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल के अंदर देखो कि स्टडी ग्रुप बिफोर
इंटरवेंशन, स्टडी ग्रुप आफ्टर, यानी कि स्टडी ग्रुप लिया, उसमें इंटरवेंशन अप्लाई की, और स्टडी ग्रुप आफ्टर बाद में उसको चेक कर लिया। पहले चेकिंग की, इंटरवेंशन अप्लाई की, फिर चेकिंग कर ली। तो ये तो जनरलाइज आपके सामने बना हुआ है ना। देखो, स्टडी पॉपुलेशन सैंपल बना, उससे बन गई रैंडमाइजेशन की, स्टडी ग्रुप अलग हो गया, कंट्रोल ग्रुप अलग हो गया। स्टडी ग्रुप से आगे डाटा कलेक्ट किया, इंटरवेंशन अप्लाई की, फिर डाटा कलेक्ट किया। पहले डाटा, इंटरवेंशन से पहले डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद बायो में किया। और दूसरी तरफ कंट्रोल ग्रुप है, आपने पहले डाटा कलेक्ट किया, कोई इंटरवेंशन नहीं अप्लाई की, फिर से कलेक्ट कर लिया एट अ टाइम, बराबर टाइम पे, और देन उस डाटा को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। क्वासी एक्सपेरिमेंटल के अंदर क्या होता है कि स्टडी ग्रुप था, उसके अंदर आपने इंटरवेंशन अप्लाई की, इंटरवेंशन अप्लाई करने के बाद स्टडी ग्रुप दोबारा, उसको दोबारा से आपने स्टडी कर, मतलब उसकी जो है वो डाटा कलेक्ट कर लिया है। और इधर क्या है, कंट्रोल ग्रुप बिफोर, कंट्रोल ग्रुप आफ्टर। इसमें ना तो कोई रेंडमाइजेशन आई है, कोई रेंडमाइजेशन नहीं आई। ठीक है। अब कंट्रोल ग्रुप था, तो कंट्रोल ग्रुप इसके अंदर उसने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। अगर फर्ज कर लो वो रेंडमाइजेशन कर देता, इसके पीछे एक स्टेप लगा दो रेंडमाइजेशन का, तो फिर कंट्रोल ग्रुप मिसिंग होना था, फिर यहाँ पे आना था जनरल पॉपुलेशन। सही है, उसको जनरल पॉपुलेशन से कंपेयर कर लेना था। ठीक है, तो वो भी इसमें आ जाएगी क्वासी एक्सपेरिमेंटल। ठीक है। बायसनेस होती है कि कंट्रोल में इंटरवेंशन नहीं आती, ताकि यही मैं बता रहा हूँ कि रैंडमाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसके पहले अगर रैंडमाइजेशन, अब रैंडमाइजेशन मिसिंग है ना, यहाँ पे देखो ये था सैंपल पॉपुलेशन की क्या हुई थी, रैंडमाइजेशन। यहाँ रैंडमाइजेशन नहीं हुई, डायरेक्ट आपने स्टडी ग्रुप लिया, कोई भी अपनी मर्जी से चूज किए लोग, उसके ऊपर आपने इंटरवेंशन अप्लाई की। ठीक है। और उसके बाद आपने कहा कि स्टडी ग्रुप आफ्टर। इस तरफ क्या हुआ, कंट्रोल ग्रुप है, डायरेक्ट बगैर किसी इंटरवेंशन के पहले आपने डाटा लिया, उसके बाद नो इंटरवेंशन, कोई इंटरवेंशन नहीं अप्लाई की। टाइम बराबर है ना, जैसे आपने आज डाटा लिया स्टडी ग्रुप का भी, कंट्रोल ग्रुप का भी, उसके बाद स्टडी ग्रुप में इंटरवेंशन अप्लाई करके 10 दिन बाद उनका डाटा ले लिया, और इन पे कुछ भी ना करके 10 दिन बाद ही इनका डाटा ले लिया, ताकि 10 दिनों में जो कॉमन चेंजेस आई होंगी वो भी तो डेफिनेटली कंसीडर हो जाए ना, वैसे भी चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है। तो ये उसका टोटल है। ये हमारा था, ये एक जनरल है, बाकी ये इतना कोई नहीं है, ये आप पढ़ लेना, इसके अंदर कोई भी ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। दैट वाज ऑल। और बाकी अगर क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन, लाइक, बाद में भी, कोई मसला नहीं है उसका। सही है। हाँ, बायसनेस रह गई थी, सॉरी। बायसनेस मैंने ये कहा था कि बायसनेस कहते हैं कि जो रिसर्चर होता है वो अपनी मर्जी के लोग चूज करने लग जाए। मतलब कि अगर निफ्सैट से एक रिसर्चर है, ठीक है, तो वो क्या करता है, क्योंकि उसमें रिसर्चर को पता होता है कि इस तरह के रिजल्ट्स किस तरह की पॉपुलेशन पे आ सकते हैं। ठीक है, तो वो जस्ट टू मेक श्योर कि उसकी रिसर्च सही हो जाए, या वो जो वो करना चाह रहा है वो साबित हो जाए, तो अपनी मर्जी के चूज कर ले। ठीक है, उसको आप कहते हो बायसनेस। ठीक है, कि अपनी मर्जी से जो है वो रिजल्ट्स को अपनी मर्जी से करने की कोशिश करना। बायसनेस को खत्म कैसे करते हैं, रैंडमाइजेशन से, कि उसमें उसे पता ही ना हो कि किस पे कौन सी इंटरवेंशन लगनी है। अगर उसने एक पे इंटरवेंशन लगानी, एक पे नहीं लगानी थी, तो उसे ये नहीं, वो खुद ना डिसाइड करके इस पे लगाऊंगा, इस पे नहीं लगाऊंगा, वो जनरलाइज्ड हो। सही है। वो उसे ना टैग दे दीजिए, उसे सिर्फ ये पता हो कि ए को देनी है, बी को, ये उस तक हो। और जो टैग देने वाला हो उसे भी ये पता हो कि उसे ये भी ना इल्म हो कि जो है वो ए को इंटरवेंशन दी जाएगी या बी को दिया जाएगा। तो इस तरह जो रेंडमाइजेशन आ जाएगी। तो बायसनेस क्या होती है कि अपना जो है ना, एक अपने मुफादात के मुताबिक जो है वो रिसर्च करना। ठीक है, तो बायसनेस को कम करना जो है वो एक अल्टीमेट टारगेट होता है। मिसाल ऐसे मैंने दी थी कि निफ्सैट का अगर बंदा है, रिसर्च करता है, तो वो या कोई काम करता है, तो वो क्या करे कि निफ्सैट वाले बंदे को जो है ना बेनिफिट्स मिल जाए और बाकी डिपार्टमेंट वालों को ना मिले। दिस इज कॉल्ड बायसनेस।